वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी का टॉपिक 10.2 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इससे पहले हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। आपने अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे वो नहीं देखा है तो उसको देख लो, ठीक है। मार्गदर्शन और परामर्श, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बट जो पीडीएफ है हमारी पेडागोजी की, उनको एक्सेस करना चाहते हो आप तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस इन डायरेक्टिव अप्रोच। देखो कितने अप्रोच होते हैं, 3 अप्रोच होते हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, एक्लेक्टिक। तो ये जो है मैंने आपको समझा दिया था कि ये तीनों अप्रोच होते क्या हैं पिछली वीडियो में। अभी हम इनको डिटेल में थोड़ा सा इनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव अप्रोच के अंदर जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? 6 चरण इसमें शामिल होते हैं। पहला होता है, इसका पहला जो स्टेप है वो है एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। किसका विश्लेषण? डेटा का। डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। अब ये जो स्टेजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि कौन सी स्टेज होती है या सिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है। तो दूसरी है सिंथेसिस। क्या होता है सिंथेसिस में? रेफर्स टू समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। तो पूछ लिया जाता है कि सिंथेसिस में क्या होता है, तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा होता है। डायग्नोसिस, निदान। दिस स्टेज इज कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग कॉन्क्लूजन्स रिगार्डिंग द नेचर एंड कोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। कि जिस भी तरीके की समस्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस, पूर्व अनुमान, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? दिस रेफर्स टू प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द काउंसलीज प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ कंक्लूजन एज मेड अर्लियर। कि जो भी कंक्लूजन हमने बनाए थे पहले, तो उसका फ्यूचर में जो है क्या रहा, और उसके लिए फ्यूचर जो है हम वहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना किस तरीके का डेवलपमेंट जो है काउंसलिंग की प्रॉब्लम जो है उसमें हुआ है, कि मतलब क्या क्या जो निष्कर्ष निकाले थे आपने या जो कंक्लूजन बनाए थे वो कितने अफेक्टिव रहे। नेक्स्ट है काउंसलिंग। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, हमने बताया था, एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप इन द होल प्रोसेस। बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप जो है ये होता है, ठीक है। क्या? काउंसलिंग। हाईली पर्सनलाइज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसे हाईली पर्सनलाइज एक तरीके की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कहा जाता है। 6th स्टेप जो है इसके अंदर वो होता है फॉलोअप लगाना। तब जो भी आपने आंसर किया है या सोल्यूशन निकाला है उसको फॉलोअप लगाइए आप, कि कितनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई, आगे क्या करना है, उस तरीके से। नेक्स्ट, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स। अब जो परामर्श है इसमें क्या क्या शामिल जो है वो होता है। सबसे पहला, असिस्टिंग द स्टूडेंट इन सेल्फ अप्रेजल। स्व मूल्यांकन में छात्र की सहायता करना। दैट इज आइडेंटिफाइंग हिजर इंटरेस्ट, मोटिव्स एंड कैपेबिलिटीज़। जो भी स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, उसका मोटिव क्या क्या है, और उसकी क्षमताएं और उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, उसकी पहचान करना। सेकेंड है हेल्पिंग हिम हर टू प्लान ए कोर्स ऑफ एक्शन विच यूटिलाइज द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियलिटीज सो आइडेंटिफाइड। यानी आप यहाँ पे हेल्प करते हो योजना बनाने में, ठीक है, जो पहचानी गई क्षमताओं और संभावनाओं का उपयोग करता है। यानी जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर, उसके बेसिस पर हम प्लान बना रहे हैं। फाइनली इज एस्टैब्लिशिंग एन एक्सेप्टिव लाइफ स्टाइल। और अंततः एक जो अडेप्टिव लाइफ स्टाइल है, अनुकूली जीवन शैली है, उसको हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं? उसके अंदर होता है एक सेंट्रल हाइपोथेसिस, एक केंद्रीय परिकल्पना होती है, जो किसने दी है? कार्ल रोगर्स ने। द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, जो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच के चीफ हैं, ठीक है। स्टेप्स इन सेंट्रल हाइपोथेसिस, जो केंद्रीय परिकल्पना है उसके अंदर अब जो स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है द इंडिविजुअल हैज़ विद इन हर सेल्फ द कैपेसिटी लेटेंट। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमता होती है, इफ़ नॉट एविडेंट टू अंडरस्टैंड। क्या क्या किसकी क्षमता होती है? समझने की क्षमता होती है। दोज आस्पेक्ट, वे आस्पेक्ट खुद के, विच आर कोजिंग हिम हर डिससेटिस्फैक्शन, एंजाइटी और पेन। मतलब वो ये बिल्कुल आराम से समझ सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे वो असंतोष है, उसके अंदर कोई चिंता है या फिर किसी तरीके का पेन है, ठीक है। दूसरा, दिस कैपेसिटी विल बी रियलाइज्ड व्हेन द थेरेपिस्ट कैन क्रिएट ए साइकोलॉजिकल क्लाइमेट। अब इस क्षमता का एहसास जो है कब होता है? कि जब जो थेरेपिस्ट है
वो एक इस तरीके का साइकोलॉजिकल क्लाइमेट जो है बनाए, कैरेक्टराइज्ड बाय जेन्युइन एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एज ए पर्सन हु ऑफ अनकंडीशनल वर्थ, कि वो इस तरीके का माहौल बनाए कि जो काउंसली है या फिर जो पर्सन आया है वो ये समझ पाए, जेन्युइन एक्सेप्टेंस जो है वो समझ पाए कि वो एक व्यक्ति है जिसकी जो वर्थ है वो अनकंडीशनल है, ठीक है, वो अनकंडीशनल वर्थ वाला व्यक्ति, मतलब वो अपनी अहमियत को समझ पाए। कंटिन्यूइंग सेंसिटिव अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग फीलिंग्स एंड कम्युनिकेशंस ऑफ द क्लाइंट एज ए पर्सन ऑफ अनकंडीशनल वर्थ। अब बिना शर्त मूल्य के व्यक्ति, मतलब जो पर्सन है ना वो अनकंडीशन, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ठीक है, उसके साथ आपको सेंसिटिवली बिहेव करना है और आपको उसकी जो अभी की फीलिंग्स हैं उसको समझना है, और उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो उसको आपको क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट इज, इट इज़ फर्दर हाइपोथेसाइज्ड दैट in such an accepting, understanding and non-threatening atmosphere the client will recognize herself, रीऑर्गेनाइज हरसेल्फ, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपने इस तरीके का माहौल क्रिएट कर लिया है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है जहाँ पे जो क्लाइंट है उसको किसी तरीके का डर नहीं है, वो अपनी वर्थ जो है उसको समझ पा रहा है, तो वहाँ पे वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, अपने आप को मतलब जो अंडरस्टैंडिंग और नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर पाएगा, पुनर्गठित जो है कर पाएगा, अपने आप को समझ पाएगा। दिस एडजस्टेड वे ऑफ लाइफ एज अचीव्ड इन द थेरेपेटिक रिलेशन, ये जो तरीका है जो इस थेरेपेटिक रिलेशन में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका जो इस तरीके से जो क्लाइंट है वो अचीव कर लेता है विद द काउंसलर विल बी जनरलाइज्ड टू रियल लाइफ सिचुएशन एज ए वोल। वहाँ पे वो जो जीवन की स्थितियाँ हैं, वास्तविक स्थितियाँ, उसमें भी वो सामान्यकृत कर लेगा, उसको ये समझ आएगा जैसे कि यहाँ पे मैं इस पर्सन के साथ इस तरीके के बॉन्डिंग में हूँ, वैसे ही रियल लाइफ में भी एडजस्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ एक्लेक्टिक अप्रोच, एक्लेक्टिक दृष्टिकोण जो है इसमें क्या क्या स्टेप या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, अकॉर्डिंग टू FC थॉर्न एक्लेक्टिसिज्म इज द मोस्ट प्रैक्टिकेबल एंड एप्ट अप्रोच टू काउंसलिंग। ये सबसे मतलब ज़्यादा व्यवहारिक और उपयुक्त दृष्टिकोण FC थॉर्न के अकॉर्डिंग है, because no single theory of personality could explain the various behavioral pattern exhibited by individual। क्योंकि ये कहते हैं कि कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है जो किसी हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन कर दे, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक और सबकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो ये कहते हैं ईच प्रॉब्लम इज़ यूनिक, हर समस्या जो है वो अलग होती है in its content and intensity, and an approach suitable in one case need not even be effective in second case। तो ज़रूरी नहीं है कि एक केस में कोई भी अप्रोच इफेक्टिव रहा तो वो दूसरे केस में भी इफेक्टिव रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर समस्या अलग है, हर व्यक्ति अलग है, उसका दृष्टिकोण, उसकी समस्याएं अलग अलग हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी अलग अलग होंगे। थॉर्न यूजेस द टर्म साइकोलॉजिकल केस हैंडलिंग। थॉर्न जो है वो एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल केस हैंडलिंग इंस्टेड ऑफ साइकोथेरेपी। ये कहते हैं कि साइकोथेरेपी मत कहो, इसे क्या कहो, साइकोलॉजिकल केस हैंडलिंग कहो, कि जो साइकोलॉजिकल केसेस हैं उनको हम हैंडल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्न। अब ये जो साइकोलॉजिकल केस हैंडलिंग है इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इन स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्लेक्टिक अप्रोच है उसमें कौन सा मेथड आ गया, ये साइकोलॉजिकल केस हैंडलिंग, जो किसने दिया है, थॉर्न ने दिया है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सिस्टमैटिक डायग्नोसिस टू ऑब्टेन ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ लो। अंडरस्टैंडिंग द वेरियस काउंसलिंग मेथड्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। अब उसकी जो भी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है उसके बेसिस पे जो अलग अलग मेथड्स हैं, टेक्निक्स है काउंसलिंग की, उनको आप समझिए। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट ऑन द अंडरलाइंग कॉजेज रादर देन सिम्टम। अब जो उसके सिम्टम हैं उन पे ध्यान देने की बजाय आप ये ध्यान दो कि कॉजेज क्या क्या हैं प्रॉब्लम के, कि मतलब किन कारणों से ये सब हो रहा है। उसके बाद चूजिंग ए स्पेसिफिक मेथड सूटेड टू द नीड्स ऑफ क्लाइंट। अब जो क्लाइंट है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा मेथड, तरीका हमें चूज़ कर लेना है। इवेलुएटिंग द मेथड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन। अब जो भी रिजल्ट्स उस मेथड से आए हैं उस बेसिस पे आपको इवेलुएट कर लेना है, मूल्यांकन कर लेना है कि जो भी आपने मेथड्स यूज़ किए थे कितने इफेक्टिव रहे।
साइंटिफिकली एनालाइजिंग द डेटा एंड इवेलुएटिंग द रिजल्ट। इसे डाटा भी कहते हैं और डेटा भी कहते हैं, वो अलग अलग फील्ड के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो ये जो डेटा है इसे आपको साइंटिफिकली एनालाइज करना होता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं उसको इवेलुएट करना होता है। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट जो एक्लेक्टिक अप्रोच है इसके अंदर एक मल्टी मॉडल थेरेपी भी आती है। अब जो मल्टी मॉडल थेरेपी है ये क्या है? मल्टी मॉडल थेरेपी ओरिजिनेटेड बाय आर्नोल्ड लेजरस, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये थेरेपी दी गई है। इज येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्लेक्टिक अप्रोच। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्लेक्टिक अप्रोच में इनमें से कौन सी थेरेपी आती है? तो मल्टी मॉडल थेरेपी आती है, ठीक है। अब मल्टी मॉडल थेरेपी जो है इसमें क्या होता है? इट एक्सप्लेन 7 मेजर एरियाज ऑफ पर्सनैलिटी फंक्शन, कि व्यक्तित्व के जो कार्य होते हैं, मतलब पर्सनैलिटी फंक्शन जो है इसके अंदर 7 मेजर एरियाज होते हैं, 7 प्रमुख क्षेत्र जो है वो होते हैं। पहला है बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार, जो ऑब्जर्वेबल एक्शन है। दूसरा है अफेक्टिव, जो आपके इमोशनल भावनात्मक पहलुओं से रिलेटेड है। तीसरा है सेंसेशन, जो आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है। चौथा है इमेज, जो आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिफ्थ है कॉग्निशन, जो आपकी थॉट प्रोसेस कि किस तरीके से आपके विचारों की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। सिक्स्थ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आपके पारस्परिक संबंध है, ठीक है, जो आपके सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ड्रग्स बायोलॉजिकल, जो आपके ड्रग्स और बायोलॉजिकल यानी आपके जैविकता से संबंधित है, यानी आपकी फिजिकल से संबंधित है। ही यूजेस द एक्रोनिम बेसिक आईडी। अब ये जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं 7, उन्होंने एक एक्रोनिम यूज़ किया बेसिक आईडी, ठीक है, टू एनकम्पास ऑल दीज मोडेलिटीज़। ये जितनी भी मोडेलिटीज़ इन्होंने बताई है इसके लिए इन्होंने एक्रोनिम यूज़ किया है, क्या? बेसिक आईडी, ठीक है। तो बी से बिहेवियर, ए से अफेक्टिव, एस से सेंसेशन, आई से इमेज, सी से कॉग्निशन, आई से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और डी से ड्रग्स, ठीक है। तो इसे आप बेसिक आईडी भी जो है बोल सकते हो, हर वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो। नाउ काउंसलिंग प्रोसेस, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कुछ अवधारणाएं हैं, जो टर्म्स जो है इसके अंदर यूज होंगी, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। नाउ सबसे पहली है रेडीनेस, कि मतलब तत्परता, जो क्लाइंट है वो कितना रेडी है, वो रेडी है भी या नहीं काउंसलिंग लेने के लिए। तो रेडीनेस ऑफ क्लाइंट फॉर काउंसलिंग। तो रेडीनेस हमने थियोरीज में भी एक में पढ़ा है कि एक लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, कि तत्परता का नियम होता है कि सामने वाला बंदा अगर पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप उसे कैसे पढ़ाओगे या कैसे कुछ सिखाओगे, है ना। तो यहाँ पे पहला है रेडीनेस। दूसरा है काउंटर विल, प्रति इच्छा। इसमें क्या होता है? द नेगेटिव फीलिंग दैट होल्ड्स बैक वन फ्रॉम सीकिंग हेल्प इज रेफर टू एज काउंटर विल, यानी जो आपकी इच्छा है उसके विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है एक नेगेटिव फीलिंग होती है जो किसी पर्सन को होल्ड बैक करके रखती है कि वो हेल्प नहीं लेता, जैसे जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग ये होल्ड बैक करके रख जाते हैं कि उसे हेल्प लेनी ही नहीं है। इस मामले में लोग हेल्प लेते ही नहीं है। अगर उन्हें फिजिकल कोई बीमारी है वो हेल्प ले लेंगे, लेकिन अगर मेंटल हेल्प की जब ज़रूरत होती है तो वो नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तीसरा है केस हिस्ट्री, कि जो इसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द क्लाइंट्स प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ, कि व्यक्ति जो है उसके जो वर्तमान और जो पिछला जीवन है उसके बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं। फोर्थ इज बिल्डिंग रैपर्ट, संबंध बनाते हैं हम। फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग, कि आपको मैत्रीपूर्ण और मतलब एक अच्छा रिलेशन जो है उसके साथ आपको बिल्टअप करना है, अच्छा एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हो वो अपना मतलब वो आपके सामने ओपन अप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मतलब ट्रांसफ़र करना। इट रेफर्स टू द क्लाइंट ट्रांसफरिंग टू द थेरेपिस्ट इमोशंस ओरिजिनली फेल्ट टुवर्ड सिग्निफिकेंट अदर्स इन अर्ली लाइफ। तो वो मतलब वहाँ पे अच्छे से अपना स्थानांतरण कर पाए, अपने इमोशंस जो है वो अच्छे से वहाँ पे दिखा पाए, मतलब ऐसे कि कुछ भी उसे बनावटी ना करना पड़े क्लाइंट को। क्लाइंट एक्सप्रेस हिज और फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रीली, स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को वहाँ पे वो व्यक्त कर पाए। नेक्स्ट इज काउंटर ट्रांसफरेंस, प्रति हस्तांतरण, ठीक है। दिस
phenomena is said to occur when the therapist project their unresolved conflicts upon the client। अब यहाँ पे जब क्या होता है ना, काउंटर ट्रांसफरेंस कब होता है, जब जो थेरेपिस्ट होता है वो मतलब सही से सॉल्यूशन जो है वो नहीं दे पाता, तो वो जो होता है, जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो क्लाइंट पे ही वो डाल देता है। ठीक है, तो ये काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। 7 रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इट रेफर्स टू क्लाइंट इंक्लिनेशन टू अपोज द काउंसलर अटेम्प्ट टू वर्क टुवर्ड्स सेट गोल्स। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंसलर्स को अप्रोच करते हैं, सॉरी उनको अपोज करते हैं, अटेम्प्ट टू वर्क टुवर्ड्स सेट गोल्स, और जो गोल्स सेट हैं उन निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए वो जो प्रयास कर रहा होता है तो उसका विरोध हम यहाँ पे करते हैं। Recent trend is to view this as an expected part of counseling and is found to influence counseling outcome positive। अब हाल की रिसेंट ट्रेंड्स में क्या है कि जो काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड पार्ट है एंड इज़ फाउंड टू इन्फ्लुएंस काउंसलिंग आउटकम पॉजिटिवली। मतलब इससे क्या होता है ना कि जो काउंसलिंग की जो रिजल्ट्स है ना वो पॉजिटिव आते हैं, किससे, रेजिस्टेंस से। ठीक है, नाउ स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं काउंसलिंग के अंदर। अब कॉन्सेप्ट जो है आपको पता लग गए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या जो टर्म्स जो यूज़ होंगी अब वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज, सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज होती है काउंसलिंग के अंदर, प्रारंभिक जो चरण होता है, ये क्लाइंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है इसके अंदर। तो इनिशियल स्टेज में जो क्लाइंट है वो अपने आप को स्व अन्वेषण जो है वो वहाँ पे कर रहा होता है। तो इसके अंदर देखते हैं जनरल काउंसलिंग गोल्स आर सेट, कि जो गोल्स हैं वो यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, क्लाइंट को ऑब्जर्व किया जाता है। जो काउंसलर होता है अराइव एट सम टेंटेटिव हाइपोथेसिस, वो एक हाइपोथेसिस बनाता है कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है और उसका नेचर क्या है। असेसमेंट डिवाइसेस लाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चनर्स, इन्वेंटरीज एट्सेट्रा आर यूज। और इनिशियल स्टेज में असेसमेंट डिवाइसेस कौन से यूज किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, क्वेश्चनर्स यूज़ किए जाते हैं, इन्वेंट्रीज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, द इनिशियल स्टेज इज सब डिवाइडेड इनटू, और जो इनिशियल स्टेज है वो आगे भी दो इसमें इनमें डिवाइडेड है पार्ट्स में। फर्स्ट इंटरव्यू, सबसे पहले हम इंटरव्यू लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बिल्डिंग ऑफ रैपर्ट। ठीक है, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट मीटिंग होती है ना जो क्लाइंट के साथ, यहीं पे हमें बिल्डिंग ऑफ रैपर्ट यानी रिलेशनशिप जो है वो बनाना होता है उसके साथ फ्रेंडली, और बहुत ध्यान से काउंसलर को उसके साथ बातचीत करनी होती है। क्लाइंट को बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, कि किसी तरीके का की कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो इजी फील करे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट है इनिशियल काउंसलिंग सेशन, और जो स्टार्टिंग के जो काउंसलिंग के सेशंस होते हैं 2-3, ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो पहला तो फर्स्ट इंटरव्यू, और उसके बाद स्टार्टिंग के जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, किसके थ्रू, एक्टिव लिसनिंग के थ्रू, क्लाइंट के साथ बातें करके, ऑब्जर्विंग हिज बॉडी बिहेवियर, उसकी सेल्फ टॉक जो होती है उसको ऑब्जर्व करके, बॉडी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, और जो उसके अदर रिएक्शंस होते हैं, एंड उसके बाद डीप एक्सप्लोर उसे किया जाता है, गहन अन्वेषण उसका किया जाता है। सेकंड मिडल स्टेज, अब इसके अंदर डीपर एक्सप्लोरेशन एनालिसिस होती है। जो इनिशियल स्टेज होती है उसके अंदर तो ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, हम प्रॉब्लम जानते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ रैपर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम डीपर एक्सप्लोरेशन करते हैं, गहन अन्वेषण करते हैं हम क्लाइंट के बारे में, और एनालिसिस भी करते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ काउंसलर अटेंशन फ्रॉम क्लाइंट्स एक्सटर्नल प्रॉब्लम टू हिज इंटरनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्टेज में जो काउंसलर की जो अटेंशन है वो क्लाइंट की बाहरी समस्याओं से हटकर उसकी इंटरनल जो समस्याएं हैं उस पर शिफ्ट कर जाती है। तो ये होती है मिडल स्टेज पे। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरली कॉग्निटिव लेवल टू इमोशनल लेवल। अब हम उसकी कॉग्निटिव लेवल की प्रॉब्लम से कहाँ पे चले जाते हैं, उसके इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक स्तर पर उसे क्या समस्याएं हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्लाइंट बिगिंस टू डेवलप इमोशनल इंटरेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे अब मिडल स्टेज पे, जैसे जो इनिशियल स्टेज था उस पर तो क्या था, बिल्डिंग ऑफ रैपर्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफरेंस, क्या, प्रतिसंक्रमण, काउंटर ट्रांसफरेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, स्थानांतरण, स्थानांतरण, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लाइंट जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। अब तीसरी होती है फाइनल स्टेज, आखिरी चरण। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स थ्रू एक्शंस। अब जो भी हमने गोल सेट किया था, ठीक है, उसको
हमें इम्प्लीमेंट करना है थ्रू एक्शन, मतलब जो चीज़ें हैं वो हमें एक्शन में लेके आनी है। अब द क्लाइंट वुड हैव स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन रियलिटी, इसमें जो ग्राहक है वो रियलिटी पे एक्ट करने लगता है। फॉर एग्जांपल कोई थेरेपी के कोई ट्रीटमेंट आपने दिया किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम का, ठीक है, तो पहले हम क्लाइंट को कुछ बातें समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि आपकी भी वर्थ है, आप जो है इस प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी नहीं है जितना आप इसको देख रहे हो, जो भी चीज़ें वो बताता है वो एक्शन में आ रही हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो रियलिटी पे आ जाता है, ठीक है, रियलिटी में आ जाता है वो, ही शी बिकम्स मोर सेल्फ अवेयर, अपने बारे में और ज़्यादा अवेयर हो जाता है, असर्टिव, जेन्युइन एंड स्टार्ट जनरलाइजिंग दीज टू एवरीडे लाइफ। और मतलब अपने बारे में वो जागरूक, और जो भी उसे समझ में आया है वो दैनिक जीवन में इसका सामान्यकरण करना शुरू कर देता है, मतलब वो अप्लाई करना शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है, और हमें क्या होता है, पता होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, मतलब नॉलेज हमारे पास पूरी होती है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, प्रॉब्लम में दुखी ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरलाइजेशन हम स्टार्ट कर देते हैं रियल लाइफ के अंदर उसका। अंडरस्टैंडिंग इज पुट इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्शंस, यहाँ पे जो समझ है उसको रचनात्मक क्रिया में हम ले आते हैं, और व्यवहार, दृष्टिकोण और कौशल जो है उसमें बदलाव लाने पे यहाँ पे जोर होता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है, अब जितनी भी केस हिस्ट्री, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस हमने दे दी है, अब उसको टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। इफ़ द गोल्स एज सेट इन द बिगिनिंग आर मेट, टर्मिनेशन फॉलो, जो गोल्स आपने सेट किए थे वो पूरा हो गए हैं तो आप टर्मिनेट कर सकते हो। अगर काउंसलर बिलीव करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो भी टर्मिनेट कर सकते हो। इफ़ द क्लाइंट इज श्योर टू हैव रिकवर्ड, कि क्लाइंट जो है अगर वो निश्चित रूप से ठीक हो गया है तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो। तो फोर्थ स्टेप क्या होता है इसके अंदर, टर्मिनेशन। नेक्स्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन। अब जो शिक्षा है उसमें किस तरीके से मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाता है। अब ये जो है गाइडेंस सर्विस फॉर्म एन इंटीग्रेटल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो संपूर्ण शिक्षा का प्रोग्राम है उसमें मार्गदर्शन सेवाएं जो हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट जो है अब हो गया है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन डील्स विद द नॉलेज, जो वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा है किसके साथ डील करती है, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, वो एटीट्यूड दैट ए पर्सन इन एन इंडिविजुअल फॉर ए डेफिनेट ऑक्यूपेशन, जो किसी भी व्यक्ति में है, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण किसी भी व्यवसाय के लिए, ठीक है। राइट पर्सन फॉर राइट प्रोफेशन फॉर राइट पर्सन, सीधी सी बात है, सही व्यक्ति के लिए सही पेशा जो है वो चूज़ किया जाना चाहिए, इसलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है एजुकेशन में अनिवार्य है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आपको ज्वाइन कर सकते हो, नई वीडियोस जो है इन प्लेलिस्ट में ही ऐड होती है। तो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको आप कंटिन्यू रखिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप नई वीडियोस के अपडेट के लिए। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।